दिक्कतें हो चुकी हैं। तो ये हमारा पार्लियामेंट को पावरफुल बनाने के लिए और यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड जो पावर थे वो ट्रांसफ़र करने के लिए काम किया गया कि वहाँ पे सीधा सीधा शब्द पार्लियामेंट में बाय लॉ लिख दिया गया और उनको कह दिया भाई आप सिंपल मेजॉरिटी से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद डिसाइड कर लो, और पार्लियामेंट वैसे ही करता भी है। इसी तरीके से इसी तर्ज पर आप आर्टिकल 3 देख लीजिए। अब यहाँ पर आर्टिकल 3 जो है उसको देखने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन है जो और कर लेते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 में एक्चुअली एक चीज़ और हुई थी, इसी से रिलेटेड मैं आपको डिस्कशन वो करना चाहता हूँ, एज एन एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वो था सिक्किम का एक्सेशन। सॉरी मेरे दिमाग से उतर गया था, इसलिए मैं आर्टिकल 3 पे मूव कर गया। सिक्किम का एक्सेशन एक्चुअल में उसमें पार्लियामेंट ने अपनी ताकत ही दिखाई थी। पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिसाइड किया कि भाई सिक्किम को हमको अंदर लेना। देखो सिक्किम का हिस्ट्री समझते हैं पहले। देखो सिक्किम क्या हुआ, सिक्किम जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था और सिक्किम जो है वो चोग्याल डायनेस्टी सिक्किम के अंदर हुआ करती थी और ये चोग्याल डायनेस्टी जो है वो बहुत लंबे समय से सिक्किम को चला रही थी। अब क्या था कि चोग्याल डायनेस्टी जो है उसको जब पहले बार पूछा गया था कि आप भारत में जुड़ना चाहते हैं, चोग्याल डायनेस्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया था। जो रूलर थे चोग्याल के वो एकदम बिल्कुल भी भारत या किसी भी देश में नहीं जाना चाहते थे, वो किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। तो चोग्याल डायनेस्टी ने डिसाइड किया कि भाई हम तो प्रिंसली स्टेट हैं और हम तो भारत के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो चोग्याल डायनेस्टी के बाद उसके बाद क्या हुआ कि जब समय आया थोड़ा सा 1970-72 का दौर आया, तो जो वहाँ की रूलर्स थे, जो रूलर था उसके अगेंस्ट में जनता जो है वो धीरे धीरे खड़ी होने लग गई। क्योंकि रूलर देखिए आपको हमेशा, चाहे वो कोई भी प्रिंसली स्टेट हो, रूलर जो होते हैं वो हमेशा ऑपरेसिव होते हैं, वो हमेशा जनता को दबाते हैं। तो यहाँ पर रूलर के अगेंस्ट जो है वो जनता खड़े होने शुरू हुई और रूलर ने उसमें जनता का जो एक बार जनता ने जब रिवोल्ट किया तो रूलर ने वहाँ पर एक गलती कर दी कि उसने असेंबली बनने दिया चोग्याल्स ने। तो अब क्या है कि पैरेलल समानांतर दो सरकार चल रही है, एक तो रूलर है और पैरेलली एक असेंबली भी बन चुकी है सिक्किम के अंदर। अब ये असेंबली जो बन गई थी सिक्किम के अंदर ये चाहती थी कि भाई हम भारत में मिल जाए और चोग्याल्स जो थे वो चाहते थे कि हम भारत में ना मिले। तो फाइनली जब 1974 का दौर आया और पूरी तरीके से इस असेंबली ने चोग्याल्स को उठा फेंका, तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाएंगे। जैसे भारत के पे एक डेमोक्रेटिक सरकार है वैसे हम भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं। 1974 में इन्होंने डिसाइड किया। भारत में उस समय इंदिरा गांधी जी थी और आपको पता ही है इंदिरा गांधी जी किस मिजाज की थी। तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि भाई एक काम करो, तुम भारत के साथ ही मिल के आ जाओ, हमारे साथ ही आ जाओ और हम दोनों साथ में मिल करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लेते, क्या दिक्कत है उसमें। तो चोग्याल तो सिक्किम में उस सिक्किम की असेंबली ने बोला कि बिल्कुल हम आपके साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना तो सकते हैं लेकिन हम पूरी तरीके से आपके साथ नहीं आना चाहते। मतलब वो बीच का रास्ता अपनाना चाह रहे थे कि आप हमारा डिफेंस देख लो, आप हमारा इंटरनेशनल रिलेशन देख लो, आप हमारा ये सब देख लो, ऊपर ऊपर वाली चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी देख लो, बाकी इंटरनल जो पूरा है, इंटरनल क्या चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, उसमें हम आपका कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते, वो हम पूरी तरीके से खुद रन करना चाहते हैं। अब भाई इंडिया में तो ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं था, इंडिया में ऐसा कोई आर्टिकल आपको दिख ही नहीं रहा है जो इस चीज़ की बात करता हो, बीच के रास्ते की बात करता हो। या तो आप भारत के स्टेट बनते हो पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके, या तो आप भारत के स्टेट नहीं बनते हो, बीच का रास्ता तो है ही नहीं। भाई प्रिंसली स्टेट को तो यही दिया गया था ना अपॉर्चुनिटी कि भाई या तो आप भारत में जुड़ जाइए या तो फिर आप इंडिपेंडेंट चलाइए, आपकी मर्जी है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप फ्री हैं जाने के लिए, आप भारत में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, आप कहीं जाइए। भारत में जब ये काम हुआ तो अब बीच का रास्ता तो कोई है ही नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, बीच का रास्ता नहीं है तो हमें तो खुद पार्लियामेंट को इतनी ताकत दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 2 में हम आर्टिकल 2 को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 35th अमेंडमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1975 में, और सिक्किम को कहा कोई दिक्कत नहीं है। 1974 में 35th अमेंडमेंट उन्होंने किया और इस 75th अमेंडमेंट से उन्होंने आर्टिकल 2A को इंसर्ट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आर्टिकल 2A को इंसर्ट करके उसी में लिखवा दिया कि भाई सिक्किम एक नए तरीके का स्टेट है और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया। सिक्किम एक नया तरीके का स्टेट है, ये हमारा एसोसिएट स्टेट है, और एसोसिएट स्टेट का मतलब ये होता है, और इसका मतलब है कि हम सिक्किम का इंटरनेशनल रिलेशन हम देखेंगे, उसका डिफेंस की जिम्मेदारी हम लेंगे, उसके इकॉनमी की जिम्मेदारी हम लेंगे, बाकी जो इंटरनल मैटर्स है वो सिक्किम की जो वहाँ पर असेंबली है वो खुद अपना मामला देखेगी, उससे हमें मतलब नहीं है। और जैसे कि सारी यूनियन जैसे कि सारे स्टेट्स का नाम और उसकी जो एरिया था वो कहीं पर फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ था, वैसा ही इंदिरा गांधी जी ने इसी 35th अमेंडमेंट से एक 10th शेड्यूल बना दिया और उस 10th शेड्यूल को में सिक्किम के एरिया के बारे में मेंशन कर दिया कि ये एरिया सिक्किम का एरिया है।
और इस तरीके से हमारे देश में 35th अमेंडमेंट हुआ और सिक्किम जो है हमारा एसोसिएट स्टेट बन गया। इसको हम आर्टिकल 2A कहते हैं, कई बार आपने डिस्कशन में सुना भी होगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक ही साल के अंदर 74 था 35th अमेंडमेंट, 74 के बाद 75 में फाइनली सिक्किम ये डिसाइड करता है, सिक्किम की असेंबली डिसाइड करती है कि अब हम भारत में पूरी तरीके से मिल सकते हैं, अब हमें भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है, भारत की सरकार बड़ी अच्छी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सरकार है, अच्छी सरकार है, अब हम इनके साथ रहेंगे। तो एक ही साल के अंदर इन्होंने जब डिसाइड किया तो फाइनली 36 अमेंडमेंट हुआ और 36 अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A को हटा दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब एसोसिएट स्टेट की जरूरत ही नहीं, सिक्किम पूरा फुल फ्लेजेड स्टेट भारत का बन गया 1975 में। तो 10th शेड्यूल जो है उसको भी हटा दिया गया और आर्टिकल 2A को भी हटा दिया गया। तो 35th और 36 अमेंडमेंट दिखाते हैं कि पार्लियामेंट कितना पावरफुल था और पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता था, आर्टिकल 2 में उसको उसकी ताकत थी। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 को लेकर के खूब मतभेद हैं, बहुत मतभेद। आर्टिकल 3 कहता है कि हम नए स्टेट्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, ऑल्टर करके एरियाज़ को ऑल्टर करके, मतलब देखो दो तरीका होता है नए स्टेट्स बनाने का। एक तो आप नया स्टेट्स बनाओ कोई नई टेरिटरी को एक्वायर करके, दो तरीके होते हैं नए स्टेट्स को बनाने का। एक तो वो तरीका है कि आप नए स्टेट बनाओ नई टेरिटरी को एक्वायर करके, और दूसरा तरीका इसमें यह है कि भाई आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनके एरियाज़ को ऑल्टर करके आप न्यू स्टेट्स बना दीजिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा है और आपको दिक्कत हो रही है उत्तर प्रदेश को पूरा तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, तो उत्तर प्रदेश को आपने दो हिस्से में बांट दिया कि एक उत्तर प्रदेश हो गया और एक हमने नया क्रिएट कर दिया पूर्वांचल, एक हमने नया क्रिएट कर दिया ये वाला स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश का एक एरिया टूटा भी उत्तराखंड बना, जैसे बिहार में आपने सुना कि बिहार बना, झारखंड बना, तो इस तरीके से बिहार से झारखंड निकला। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ कि इसी को हम आर्टिकल 3 में डिस्कस करते हैं कि कैसे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उससे आप नई टेरिटरी बनाते हो, उससे आप नए स्टेट्स बनाते हो। तो ऐसे आप 3 तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर जो आर्टिकल में लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि आप स्टेट्स के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेट्स के एरियाज़ को डिमिनिश कर सकते हैं, और या तो उनको ऑल्टर कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को, या उनके नेचर को चेंज कर सकते हैं, उन स्टेट के नेचर को चेंज कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, उसके एरिया को आप बड़ा कर दे, आप किसी और स्टेट से कुछ हिस्सा ले लिया और उस एरिया में उसमें जोड़ दिया। तो हमने बिहार का कुछ एरिया लिया और उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया, तो उत्तर प्रदेश का एरिया इंक्रीज़ हो गया। तो ये हम इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेट की बाउंड्री, या किसी भी स्टेट को हम छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिहार को 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो बिहार के एक हिस्से को निकाल के झारखंड बना दिया, एक हिस्से को निकाल करके पंजाब के एक हिस्से को निकाल करके हरियाणा बना दिया। इस तरीके से हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री छोटी कर सकते हैं। या कह रहा है कि आप स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कोई नया स्टेट नहीं बना रहे आप, बस आप उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं कि पहले बिहार था और यूपी था, इनकी बाउंड्रीज इतनी थी, अब इनकी बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं, उसको ऑल्टर कर रहे हैं आप, वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो ऑल्टर है वो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो आप जितने भी स्टेट्स का नाम चेंज होता हुआ देखते हो वो एक्चुअल में आर्टिकल 3 से किया जाता है कि स्टेट्स का नाम कैसे चेंज हो रहा है। अब इसके लिए चीज़ें बहुत सिंपल है, ये करने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आर्टिकल 3 में ही दिया है। प्रोसेस बहुत आराम से फॉलो करना है कि इसमें जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट लेंगे। अब यहाँ पर ये करने के लिए पहले तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट ये नहीं कि सपने में उठे और प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ आज नाम बदल देते हैं, आज इसका एरिया बदल देते हैं, आज नया स्टेट इसमें जोड़ देते हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट जो है उनको भी स्टेट से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, स्टेट के अंदर आप चेंज करना जा रहे हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे एटलीस्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। और ये एडवाइस है, ऑल्दो ये एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि जो भी ये स्टेट लेजिस्लेचर कहता है ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो बात मान ले, लेकिन एडवाइस तो लेनी ही पड़ेगी। जनरल केसेस में ये होता है कि प्रेसिडेंट बात मान लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है प्रेसिडेंट के, सेंटर के, तो भी यहाँ पर हो सकता, सेंटर अगर चाह देगा तो नया स्टेट बना देगा, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं होती है। अब देखिए ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से ही क्यों लिया जा रहा है, या पार्लियामेंट बार बार प्रेसिडेंट से ही क्यों डिस्कस करेगी, उसके पीछे का कारण है। कारण बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को दिखाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं जो कि स्टेट से आते हैं,
और इसीलिए प्रेसिडेंट को माना जाता है कि वो स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव है, और इसीलिए ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि ये उन स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखे, उन स्टेट्स की जो रिकॉग्निशन है उसको बरकरार रखे, और फेडरल सिस्टम का नुमाइंदा होता है प्रेसिडेंट। इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से मिल गया, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास होगा उस पर्टिकुलर स्टेट को बनाने के लिए, और लॉ जो है वो किस मेजॉरिटी से पास होगा? अगेन सिंपल मेजॉरिटी से। अब आप कहोगे यार तू बोल तो रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास होगा, आर्टिकल 3 में भी तूने बोला, आर्टिकल 4 में भी तूने बोला, लेकिन यार ये लिखा कहाँ है कि लॉ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो रहा है? ये लिखा है आर्टिकल 4 के अंदर, और इतना घुमा फिरा के इसने लिखा है कि आप कभी समझ ही पकड़ नहीं पाओगे। आर्टिकल 4 में इसने कहा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 4 के अंदर इसने लिखा कि भाई देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 368 के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 2 और 3 के ऊपर। क्या अप्लाई नहीं होगा? प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। क्यों इन्होंने ये लिखा है? इसके पीछे का कारण है। जब आप आर्टिकल 368 में जाओगे तो आर्टिकल 368 में आपको किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है? आर्टिकल 368 के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए ताकि ये स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर अप्लाई ना हो, इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर अप्लाई नहीं होगी। तो लॉ कैसे बनेगा फिर? तो लॉ यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से एक ही तरीका बचता है, वो तरीका होता है सिंपल मेजॉरिटी का। लॉ यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से ही बनेगा। ये बात यहाँ पर बहुत साफ हो जाती है आर्टिकल 4 को देखते हुए। तो अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3 के जो लॉज हैं, आर्टिकल 2 और 3 में जो मेजॉरिटी चाहिए वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये एक्चुअल में आर्टिकल 4 के अंडर लिखा हुआ है, और वो भी बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है, सीधी तौर पर उन्होंने नहीं लिखा है। उनकी आदत है वो उस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी, और पार्लियामेंट का रास्ता और ज़्यादा आसान कर लिया। अब देखिए क्या हुआ कि जब यहाँ पर आपने देखा कि अंग्रेज़ गए भारत छोड़ करके, तो अंग्रेज़ पूरा इस चीज़ का जुगाड़ करके गए कि भारत जो है वो भारत की सरकार जो बनी है उसके लिए चलाना बहुत मुश्किल हो जाए, और ये कभी पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन तो करवा रहे हैं, ये कभी सारे प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करें ही ना, और ये आपस में हमेशा लड़ते रहे। इस चीज़ का पूरा जुगाड़ करके वो गए थे। हम आपको समझाने की कोशिश करते कैसे वो पूरा ऐसे आपके देश को बांट के गए थे कि झगड़ा होना तो तय था भारत के अंदर। देखो क्या हुआ, पहले तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट वाला इशू कर दिया कि भाई प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा तो वो साथ आएंगे। 500 प्रिंसली स्टेट थे, सारे प्रिंसली स्टेट तैयार हो जाते हैं 3 को छोड़ करके। दिक्कत जो हुई थी वो सिर्फ 3 प्रिंसली स्टेट्स में हुई थी, एक हैदराबाद में हुई थी, आपको पता होगा हैदराबाद के अंदर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, दूसरी दिक्कत जूनागढ़ के अंदर हो गई थी, और तीसरी दिक्कत जो हुई थी वो JNK की, जो आज तक आप देखते हो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो तीनों दिक्कत थी, देखो हैदराबाद की दिक्कत ये हुई जहाँ पर भी पॉपुलेशन मुस्लिम थी या पॉपुलेशन हिंदू थे और रूलर जो है वो दूसरे रिलीजन के थे, उन सब जगहों पर दिक्कत हुई थी। तो हैदराबाद जो है वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम थी, वहाँ पर जो रूलर थे वो मुस्लिम थे और पॉपुलेशन जो है वो हिंदू थी। जूनागढ़ जो है पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम थी, रूलर जो है वो हिंदू थे। जम्मू कश्मीर में 50-50 का मामला था, 50% हिंदू 50% मुस्लिम, और रूलर जो है वो ना भारत के साथ जाना चाह रहे थे ना पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हैदराबाद को हमने बड़े आराम से इस इशू को रिजॉल्व कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारा मैटर देख रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े आराम से हैदराबाद तो का अच्छा नहीं मानोगे, ठीक है, बात से नहीं मानोगे तो लात से मनवाएंगे, डंडा लेकर के सबको भेज दिया और वहाँ पर फोर्स लगाई, और 3 दिन के अंदर सारा वहाँ पर कारनामा करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया। बात आई जूनागढ़ की। जूनागढ़ को पाकिस्तान जो है कह रहा था कि नहीं, जूनागढ़ का जो राजा था वो कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अब ये जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो कह रही थी भाई पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और राजा जो थे वो कह रहे थे कि भाई भारत में रहना चाहते हैं। अब इससे बड़ा दिक्कत हो रही है, और पाकिस्तान भाई जूनागढ़ गुजरात में, पाकिस्तान कैसे इसको देखेगा, कैसे इसको मैनेज करेगा? जाहिर सी बात है कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, कि आपका कोई कनेक्शन तो हो टेरिटरी के साथ। क्या आप सी से आके, पानी से आके आप पूरा उसको मैनेज करोगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर पाओगे? दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल।
तो फिर यहाँ पर इन्होंने जूनागढ़ को भी वही किया और भारत वहाँ पर जाकर के अपना भारत का झंडा लगाता है, पूरे इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में फंस गए, क्योंकि यहाँ पर पंडित नेहरू कहते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए इमोशनल हो गया। पंडित नेहरू थोड़ा सा उस चीज़ के हो गए कि क्योंकि वो भी खुद भी कश्मीरी पंडित थे और बहुत सारे कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में रहते थे, तो कहीं उनके साथ वायलेंस ना हो, सारी चीज़ें ना हो, उसको लेके वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर इशू परसिस्टिंग रहा, लेकिन बाकी सारे इशू हमने रिजॉल्व कर लिए। अंग्रेजों ने जो डिवीजन किया था उसको समझो, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो कैसे किया गया था। अंग्रेज जो डिवाइड करके गए थे उसके बाद हमने उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया, इसको पूरा समझते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 तरीके के स्टेट बना दिए। और ग्रुप ए स्टेट में उन्होंने सारे गवर्नर्स प्रोविंस को डाल दिया, असम को डाल दिया, बिहार को डाल दिया, बॉम्बे को डाल दिया। ग्रुप ए के अंदर जो 9 गवर्नर्स प्रोविंस थी उनको ऐड कर दिया गया, असम, बिहार, बॉम्बे, इस टाइप की प्रोविंसेस को ऐड कर दिया गया। ग्रुप बी के अंदर प्रिंसली स्टेट्स, उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को डाल दिया गया जिनके अंदर लेजिस्लेचर था, तो हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था। और आपने देखा होगा कि दिक्कत भी यहीं पर हुई, उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ज़्यादा दिक्कत हुई जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर था। जैसा कि मैंने आपको सिक्किम बताया था ना कि रूलर, समानांतर सरकार, और एक वहाँ पर लेजिस्लेचर भी है, वो दिक्कत कर रहा है आपस में। तो वही दिक्कत यहाँ पर हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में हुई, वो ग्रुप बी स्टेट्स में आए। ग्रुप सी स्टेट्स में चीफ कमिश्नर्स और प्रोविंसेस आ गए सारे, और प्रिंसली स्टेट्स आ गए, अजमेर, भोपाल टाइप के जो एरियाज थे वो सब कुछ जो है वो ग्रुप सी में आ गए। देखो, इन सबको एक जगह पर डाल दिया ग्रुप सी के अंदर। और ग्रुप डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार के लिए एक नया ग्रुप फॉर्म किया, दैट इज ग्रुप डी। सवाल भारत के अंदर ये खड़ा हुआ कि अब हम इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें कैसे, किस बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करें, क्योंकि बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं ना रीऑर्गेनाइजेशन के। तो डिस्कशन होते होते हुई कि सबसे पहले कुछ लोगों ने इसको ये सजेस्ट किया कि भाई हमें लैंग्वेज के बेसिस पर डिसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर जो हम अगर रीऑर्गेनाइजेशन करते अपने स्टेट्स का, तो वो दिक्कत और बड़ी हो जाती। दिक्कत बड़ी क्यों हो जाती? क्योंकि जैसा आप आज देख रहे हो कि ये तो मराठी बोले, ये तो तेलुगु बोले, ये तो कन्नड़ बोले, ये तो तमिल बोल, ये जो दिक्कत आज हो रही है, ये दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को समझ आ रही थी कि भाई ये प्रॉब्लम होगी, 100% होगी अगर आप लैंग्वेज के बेस पर इनको डिवाइड कर दो। क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहे थे 1950, 51, 52 का जो दौर था, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि बांग्लादेश है आज का, वहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी थी। जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ के जो मुस्लिम्स थे, वो उन मुस्लिम्स को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स थे, उनको छोटा मुस्लिम मानते थे। क्यों? कारण बहुत सिंपल था कि वो भाषा जो है वो अलग बोलते थे, वो बंगाली भाषा बोलते थे। तो बंगाली भाषा के जो लोग थे उनके अंदर अलग एकजुटता थी, वो अलग तरीके से चीज़ों को देखते थे। और इधर जो है, इधर तो और ज़्यादा डिवीजन था। मुझे तो समझ नहीं आता कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की क्यों। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आप लैंग्वेज देखोगे बाय एंड लार्ज पंजाबी, और वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ पर पंजाब का जो पाकिस्तानी वो पंजाबी बोलता है, वहाँ पर जो बलोची बोली जाती है, बलोच लोग बलोची बोलते हैं, सिंध लोग सिंधी बोलते हैं, सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं वहाँ पर। और जो ऊपर चले जाओगे खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग पश्तूनी भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पर तो आप उर्दू अगर ज़बरदस्ती लोगों के थ्रोट में डालोगे, उर्दू तो है ही नहीं पाकिस्तान की लैंग्वेज, उर्दू तो निकल के आई है उत्तर प्रदेश से, मेरठ की भाषा है उर्दू। उसको आपने ज़बरदस्ती थोप दिया लोगों के ऊपर कि भाई उर्दू बोलो। तो वही दिक्कत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देख रहे थे कि ज़बरदस्ती जब हम भाषा को किसी को थोपेंगे, ज़बरदस्ती जब हम थोपेंगे कि नहीं उर्दू में ही सारे ऑफिशियल काम होंगे, उर्दू में ही सब कुछ होगा, तो जो दूसरी भाषा, अन्य भाषा के लोग हैं वो रिटेलिएट करेंगे। तो हम अपने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस बेसिस पर करें, रिलीजियस बेसिस पर करें, लिंग्विस्टिक बेसिस पर करें, या किस बेसिस पर करें, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको हम धार कमीशन कहते हैं, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धार साहब। और जून 1948 में पहला कमीशन बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो पहला कमीशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एस.के. धार साहब के अंतर्गत, इसने बहुत क्लियरली इस बात को कह दिया कि भाई आप अपने यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर करिए, आप लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पर आप अपने यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। और जो हमारे बड़े नेता थे ना उस समय, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब लोग भी यही मान रहे थे। इन सब लोग का भी यही कहना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमें नहीं डिवाइड करना चाहिए स्टेट्स को। और यही सेम बात एस.के. धर कमीशन ने भी कह दिया। लेकिन फिर भी अंदर से कुछ
डिमांड्स जो हैं वो निकल रहे थे, स्टेट्स की कुछ डिमांड्स आ रही थी सामने। तो अब इस कमीशन की बात, क्योंकि कमीशन की बात जनरली मानी नहीं जाती, तो कमीशन की बात नहीं मानी गई, तो हमारे 3 बड़े लीडर्स ने एक साथ अपनी कमेटी बनाई जिसको हम जेवीपी कमेटी कहते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टभी सीतारमैया। ये तीनों लोग एक साथ आते हैं दिसंबर 1948 में। जस्ट जैसे ही इन्होंने अपना कमीशन का रिपोर्ट दिया था, उसी के बेसिस पर जेवीपी कमेटी बनी थी। और जेवीपी कमेटी ने भी सेम बात बोली, हमारे तीनों बड़े नेताओं ने भी सेम बात बोला कि भाई हमें लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रिऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन डिमांड इतनी तब तक प्रमुख हो चुकी थी, ऑलरेडी दुनिया भर में देखा जा रहा था कि लैंग्वेज के झगड़े जो हैं वो होने लगे हैं। कुछ कुछ दिक्कतें ईस्ट पाकिस्तान में शुरू ऑलरेडी हो चुकी थी, बांग्ला भाषी और उर्दू भाषियों के साथ जो झगड़ा है वो शुरू हो चुका था। और इसीलिए पहला जो स्टेट जो आंध्रा मूवमेंट है वो शुरू होता है, और आंध्रा मूवमेंट, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बनता है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश का संगठन किया गया और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना ये भारत का। और जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, तब तो मान लो जैसे चिंगारी लग गई हो, दुनिया भर के जो स्टेट्स थे सबकी डिमांड आने लगी, महाराष्ट्र की डिमांड आने लगी, पंजाब के अंदर जो डिमांड खड़ी हो गई, हिमाचल के अंदर डिमांड खड़ी हो गई। जो लोग भी अपनी अपनी भाषा बोलते थे वो सब अपना अपना एक स्टेट चाहते थे। पंजाब चाहते थे कि पंजाबी बने, पंजाबी स्टेट बने, वो जो है दूसरी तरफ चाहते थे कि भाई हिमाचली स्टेट बने। ये सब, और जितना आप रिऑर्गेनाइजेशन कर देखते हो ये सब लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया गया। बाद में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बना। उसके बाद आप देखिए झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। ये सब लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन किया गया, ऑल्दो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होता है। तो अब आप सोचिए कि इतने बड़े लीडर्स जब मना कर रहे थे, जब एसके धर कमीशन ने मना कर दिया था, फिर ये रिऑर्गेनाइजेशन हुआ क्यों लिंग्विस्टिक बेसिस पर? उसका कारण था फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बनाया गया 1955 में, और इस कमीशन ने बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला। इसने सब चीज़ों को सही कह दिया। तो इस कमीशन ने 2-4 अपने रिकमेंडेशंस दिए। पहला इसने रिकमेंडेशन दिया कि देखो, भारत की जो यूनिटी और सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई लोड नहीं आना चाहिए। मतलब आप डिवाइड तो कर रहे हो, लेकिन भारत की यूनिटी और सिक्योरिटी खतरे में नहीं आनी चाहिए। तो बहुत कॉमन सी बात कह दी। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इन्होंने कहा। इन्होंने लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी की बात यहाँ पर कर दी। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी मतलब एक भाषा बोलने वाले, एक कल्चर मानने वाले लोग जो हैं उनका एक स्टेट बना दो, उस होमोजेनिटी को आप बरकरार रखो। और इसीलिए आप महाराष्ट्र देखते हो कि अरे महाराष्ट्र में मराठी बोल, अरे पंजाब में पंजाबी बोल, अरे यहाँ पे ये बोल, हरियाणा में हरियाणवी बोल। ये जो आज इशू आप देख रहे हो ना, आंध्रा में ये बोल, वहाँ पे वो बोल, यही वहाँ पे यही भाषा चलेगी। जो आज झगड़ा देख रहे हो ना, लैंग्वेज के झगड़ा, लैंग्वेज को लेकर के जो झगड़ा, कि महाराष्ट्र में कितना इशू है, कर्नाटका में कुछ इशूज़ देखने को मिले, आंध्रा में कुछ इशूज़ देखने को मिले, वो आज का पैदा किया हुआ इशू नहीं है। वो इस पॉइंट का पैदा किया हुआ इशू है कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर आपको स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल भी देखना चाहिए। अब ये जो है सारी कॉमन बातें इन्होंने कही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की भी बात इन्होंने कही, सब कुछ कहा। लेकिन जो इन्होंने लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी कह दी, तो फजल अली कमीशन ने एक तरीके से ये कह दिया कि भाई आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर कर सकते हो। और इसी के बाद डिमांड्स बहुत मुखर हुई, बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, और बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स भारत के अंदर बन गए। और ये सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाए गए, और इसके लिए सबके लिए लॉ पास हुआ, पार्लियामेंट ने बाकायदे लॉ पास किया, और फिर इन सारे स्टेट्स को बनाया गया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज टॉपिक के ऊपर। पूरी फुल फ्लेजेड डिस्कशन यहाँ पर कर दी गई है आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर से करिए, और आने वाले लेक्चर्स को पूरी तरीके से फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।